बेअदबी के खिलाफ बिल ते बनी सिलेक्ट कमेटी ने जनतक सुझाव मंगे ने। 31 अगस्त तक कमेटी ने इस सजेशंस मंगे ने। लोग अपने हलके दे विधायक ते व्हाट्सएप ते डाक दे राही इस सजेशंस इस कमेटी नूं भेज सकते हैं। कमेटी ने व्हाट्सएप नंबर भी इस बाबत जारी किया है 8054495560 ते ये व्हाट्सएप नंबर कमेटी दे वल्लों जारी किया गया है। लोग 4 भाषावां च अपने सुझाव दे सकते हैं। पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी ते उर्दू च ये सुझाव भेजे जा सकते हैं। ते कमेटी 6 महीनों च अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। कानून ते ड्राफ्ट उन्होंने वालों तैयार किया जाएगा। धार्मिक स्थानों ते आगुआं तो भी सुझाव लए जाएंगे। हर मंगलवार कमेटी की मीटिंग होएगी। इस तो पहला भी 2 बार कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। ईमेल भेजी जा सकती है SECY#VS#punjab@nic.in ते अपने सुझाव ईमेल के राही भेजे जा सकते हैं। pvs.legislation@gmail.com ते भी अपने सुझाव जो ने वो कई लोग भेज सकते हैं। तो मेरे नाल मेरे सहयोगी विनेश कटारिया फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। विनेश, बेअदबी के खिलाफ बिल ते बनी सिलेक्ट कमेटी ने हुण जनतक सुझाव मंगे ने 31 अगस्त तक। ਸਰਵ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾਊਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੂਗੀ, ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਲ ID ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਉੱਠਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਜੀ ਸਰ जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया विनेश, सानू पूरी जानकारी देने लिए। 31 अगस्त तक कमेटी ने जनतक सुझाव मंगे ने। लोग अपने हलके दे विधायक WhatsApp ते डाक दे राही ये सजेशंस इस कमेटी नू भेज सकते हैं। 31 अगस्त तक ये सुझाव भेजे जा सकते हैं। WhatsApp नंबर मैं एक बार दोबारा रीड कर देनी है 8054495560 ये WhatsApp नंबर जारी किया गया। लोग अपने जो सजेशंस ने 4 लैंग्वेजेस च भेज सकते हैं। पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी ते उर्दू च ये सुझाव भेजे जा सकते हैं। धार्मिक अस्थानां ते आगुआं तो भी इस कमेटी सुझाव लेगी ते इस कमेटी ने 6 महीने के अंदर अंदर ही अपनी रिपोर्ट पेश करनी। हुण गल करांगे दिल्ली दे एम्स दी। दिल्ली दे एम्स च मरीजां दी भरपार है क्योंकि सर्जरी दे लई 2 साल तक दा इंतजार करना पै सकता है। सेहत मंत्रालय ने संसद च इस बाबत जानकारी सांझी की है। वक्-वक् सर्जरीज दे लई वेटिंग लिस्ट 2300 तो ज्यादा पेशेंट्स। हालांकि दिल की सर्जरी 1 साल के अंदर अंदर की जाती है। नाल ही किडनी ते लिवर के केसेस भी 1 साल के अंदर अंदर सर्जरी की जाती है। पर एम्स च रोजाना 7500 तो ज्यादा मरीज ओवरबर्डनाइज्ड है क्योंकि कई पेशेंट्स को साल साल तक का इंतजार सर्जरी लई करना पैंदा है। कुछ एहजे लई करना पै कुछ एहजे भी मामले ने जिस सब दे चलते कुछ पेशेंट्स को 2-2 साल तक सर्जरी दा जो है वो वेट करना पैंदा है। 500 तो ज्यादा एमरजेंसी मरीज रोजाना एम्स पहुंचते ने ते दिल्ली दे एम्स च मरीजां दी काफी ज्यादा परपार है। ਅਸੀਂ कह सकते कि दिल्ली का जो एम्स हॉस्पिटल है सब तो बड़ा एम्स हॉस्पिटल वो ओवरबर्डनाइज्ड है ते सर्जरी के लिए 2 साल तक का इंतजार करना पैंदा है। मेरे नाल मेरे सहयोगी फराह खान फोन लाइन ते जुड़े ने। सरा, ये चौंकाने वाले आंकड़े संसद में पेश किए गए, दिल्ली का एम्स ओवरबर्डनाइज्ड है काम से। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, पूरे देश से एम्स में मरीज आते हैं और जो भी सर्जरीज अभी मैंडेटरी हो रही हैं वो ENT डेंटल डिपार्टमेंट में हो रही हैं। एक सवाल किया गया था पार्लियामेंट में जिसकी जानकारी खुद MOS ने दी है कि जो मैंडेटरी सर्जरीज हैं वो तो ऑनगोइंग है, लेकिन जो सर्जरीज जैसे CTVS हो गया, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसकी ऑलरेडी वेटिंग चल रही है। यानी 1300 से ज़्यादा तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सर्जरी की वेटिंग है।
690 CTVS है। लेकिन अगर हम हार्ट और ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो अगर उनके पास किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अगर कोई डोनर है तो 1 साल के अंदर उनको वेट करना होगा पेशेंट्स को, और यही स्थिति जो है काफी लंबे समय से चलती आ रही है। इसकी 2 वजह सामने आ रही हैं कि एक तो जो जितने भी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं वो कम हैं, वो सीमित हैं। दूसरा, एम्स की तरह वो विश्वास और हॉस्पिटल्स पर नहीं बना है क्योंकि वहां पर इस तरीके की सर्जरीज अभी हो नहीं रही हैं। हालांकि एम्स में काफी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जरी जो हो रही हैं वो बहुत ही सीमित तौर पर हो रही है, क्योंकि आमतौर पर वहाँ जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको 2-2 साल की वेटिंग की जो है वो बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक भी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो पेशेंट जो क्रिटिकल हालत में आते हैं उनके लिए भी ना तो अभी बेड्स अवेलेबिलिटी है और ना तो उनका ट्रीटमेंट उस तरीके से हो पा रहा है, और खुद इसका जवाब जो है वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता खड़ी कर रहा है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली के ही पेशेंट्स की बात नहीं हो रही है, देश भर के जो पेशेंट्स हैं वो एम्स आते हैं, दिखाना चाहते हैं, और उनका जो एक ट्रस्ट है वो एम्स के लिए बना हुआ है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होगा, क्योंकि और हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो जैसे RML हो गया या न्यूरो डिपार्टमेंट की जितनी सर्जरीज हैं वो वहाँ नहीं होती हैं, वो एम्स ही रेफर की जाती हैं। तो ऐसे में सारा लोड जो है वो एम्स पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और अच्छी है कि जैसे बर्न्स एंड प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऑनगोइंग सर्जरीज हो रही हैं, और जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं उनको सर्जरीज दी जा रही है। तो कुछ सर्जरीज का जिक्र किया गया है कि वो क्रिटिकल अगर कोई पेशेंट होता है तो उनको दे दी जाती है, लेकिन ऐसे में वो लोग जो एक उम्मीद लेकर आते हैं उनको कहीं ना कहीं अब 2 साल तक का वेट करना पड़ेगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फारा हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ जो पेशेंट्स क्रिटिकल हालत 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ पेशेंट्स ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ सर्जरी ਤੇ नहीं ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਰਟ सर्जरी भी ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ एम्स 'ਚ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ इंतजार करना पएगा। ਇਹ डाटा खुद ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ संसद 'ਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ, ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, गिरफ्तार करके रखा गया, डिजिटल अरेस्ट किया गया। पुलिस ने मुलजम ਨੂੰ गिरफ्तार भी कर लिया। गुजरात सब तो वड्डी डिजिटल ठगी हुण तक दी हुई है। सूरत दी डॉक्टर दे नाल तकरीबन 19 करोड़ दी ਇਹ ठगी की गई है। 3 महीने तक इस महिला डॉक्टर ਨੂੰ इन्हां मुलजमां दे वालों साइबर ठग्गा दे वालों डिजिटल अरेस्ट रखा गया है ਤੇ गिरफ्तारी का डर विखा के ਇਹ डिजिटल अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने मुलजम ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। बार-बार न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों को अलर्ट करता है, अवेयर करता है कि डिजिटल अरेस्ट वर्गी कोई भी चीज़ नहीं है। कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी पुलिस का मुलाजम, कोई भी CBI के अधिकारी फोन ते किसी तरीके नाल भी संपर्क नहीं करते हैं। बकायदा उन्होंने फिजिकल तौर पर ही बुलाया जाता है या फिर खुद भी फिजिकल तौर पर ही जाके वो पुछ पड़ताल करते हैं। पर गुजरात भारत की सब तो वड्डी डिजिटल ठगी हुई है। गुजरात की महिला नूं निशाना साइबर ठग्गां ने बनाया। सूरत की डॉक्टर तो 19 करोड़ रुपए की ठगी इस मुलजम ने की ते इस महिला डॉक्टर नूं तकरीबन 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट भी रखा। गिरफ्तारी का डर विखा के डिजिटल अरेस्ट इस महिला नूं कीता गया। मेरे नाल मेरे सहयोगी नवीन झा फोन लाइन पे मौजूद ने। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे इस साइबर ठग की तरफ से किस तरीके से इस महिला के साथ इतनी बड़ी ठगी की गई? देखिए, देश में सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का ये मामला है जिसमें 19 करोड़ रुपया एक डॉक्टर महिला से वसूला गया है। डॉक्टर महिला को करीबन 2 महीने से ज्यादा उसको डिजिटल अरेस्ट बना के रखा गया, उनको धमकाया गया, अलग अलग एजेंसियों के नाम पे उनको धमकाया गया और उनका जो रोल बताया गया कि वो गलत कामों में उनका रोल सामने आया है, जिसको लेके उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, जिसको बाद अलग अलग खाते में, काफी खाते में करीबन 19 करोड़ से ज्यादा की रकम है उनसे वसूली गई। इस मामले को गंभीरता से लेके खुद जो गृह मंत्रालय ने सूचना दी कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। उसके बाद जो CID स्टेट साइबर क्राइम है उन्होंने तपास शुरू की, जांच शुरू की, जिसमें एक आरोपी जो है वो सूरत जो गुजरात का है वहां से इसको पकड़ा गया, जिसके खाते में 1 करोड़ डायरेक्टली इस जो फ्रॉड का पैसा है वो गया था। माना जा रहा है कि पूरी इंडिया की अलग अलग राज्यों की गैंग है जो शामिल है, जिसको पकड़ने के लिए स्टेट साइबर सेल ने अपनी 2 टीमें काम में लगाई हैं और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द
जितने भी पैसे 19 करोड़ से ज्यादा जो पैसे वसूले गए उनको रिकवरी के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। जी नवीन, क्या इस साइबर ठगी के तार बाहर के मुल्क से भी जुड़ते हैं? बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो मामला चलता है वो कंबोडिया इसका एपी सेंटर होता है। सामान्य तौर पे जो भी डिजिटल अरेस्ट की बात सामने आती है जिसमें कहीं न कहीं कंबोडिया का एक रोल सामने आता है। हालांकि अभी पुलिस ने ये बताया नहीं है कि इसमें कंबोडिया का रोल है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के अलग अलग जो फ्रॉड गैंग है वो शामिल होने की बात उन्होंने बताई है। जिस तरह से गुजरात से एक बंदा पकड़ा गया है और उसके पूछताछ में जानने मिला है कि दिल्ली और अलग अलग जगहों से भी लोग शामिल है, तो ये बहुत बड़ा रकम है जिसको रिकवर और फ्रीज करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और कंबोडिया का कोई रोल है कि नहीं वहाँ के लोगों का, उसकी भी जांच है इस आरोपी से पूछताछ में की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਘਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ FDA ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।